Good morning. Now today's topic is Newton's law of gravitation, that is also known as universal law of gravitation. देखो इसको हमको समझना है, ये चैप्टर ग्रेविटी के अंदर आता है, ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर आता है। अब सबसे पहला बात है कि हम कैसे समझेंगे हाउ वी अंडरस्टैंड रिगार्डिंग द ग्रेविटेशन और रिगार्डिंग द ग्रेविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे कॉमन बात है कि अगर हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ को अगर हम फ्री छोड़ते हैं वो किधर की ओर जाता है, अर्थ की ओर जाता है, अर्थ के सेंटर की ओर जाता है। और ये क्योंकि हम अर्थ में हैं तो अर्थ क्या है, एक बहुत बड़ा ह्यूज ग्रेविटी है, मीन्स द अट्रैक्शन है। अर्थ हैज़ द अट्रैक्शन टू ब्रिंग एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर, अपने सेंटर की ओर लाता है, एंड दैट फेनोमिना इज कॉल्ड द ग्रेविटी और द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो हम लोग बहुत बार नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव सीन दैट वेन एवर द ऑब्जेक्ट इज फ्री टू मूव इट विल मूव टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, एंड दैट इज द ग्रेविटी, दैट इज द ग्रेविटी और दैट इज द अट्रैक्शन, एंड द अट्रैक्शन इज नोन एज द ग्रेविटी। तो अभी हम यहाँ पर टर्म लिखे हैं ग्रेविटी या और फोर्स ऑफ ग्रेविटी। व्हाट इज दिस? फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज व्हाट? दैट इज द फोर्स दैट अट्रैक्ट, लिख देते हैं यहाँ पे, फोर्स दैट अट्रैक्ट द बॉडी टुवर्ड्स another body that is the mass, another mass। ठीक है, तो ये क्या है? फोर्स दैट अट्रैक्ट मीन्स द ग्रेविटी मीन्स द अट्रैक्शन ऑफ ए बॉडी टू ब्रिंग एवरीथिंग टुवर्ड्स इट्ससेल्फ, दैट इज द ग्रेविटी। अब ये ग्रेविटी हमारा अर्थ में ग्रेविटी हमारे लिए क्या है? अर्थ एक ग्रेविटी है, लेकिन ऐसे सभी प्लैनेट्स के पास अपना ग्रेविटी है। दे अट्रैक्ट the atmosphere, they attract the many things which under the gravity of, under the attraction of particular planets or stars, everywhere it is acting। हर एक जगह ये काम लगता है, ये हर एक जगह दिखता है। तो ऐसे में सबसे पहले बात ग्रेविटी क्या है? दैट मीन्स अट्रैक्शन ऑफ ए बॉडी, attraction of a body towards another body, and that is the also known as force of gravity. Now first of all Isaac Newton has observed that something is falling, apple is falling towards the earth, and during that particular phenomena he come to the conclusion that there is the gravity, and he loudly cried, that is the gravity means there is the attraction of the every body toward the earth। और इस तरह वो एक कंक्लूजन निकालें कि हर दो बॉडी के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। और ये एक स्टेटमेंट हो गया किनका? न्यूटन्स का। तो ये बात अभी हम लोग देख रहे हैं। मान लो यहाँ पर क्या लिए? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिवन, दैट इज ऑल्सो नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स, एवरी ऑब्जेक्ट in the universe attract every another object, every another object with a force, which is proportional to the product of their masses, and inversely proportional to the square of the distance
between them. That is the statement given by the Newton, that every object in the universe attract every another object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. ना कैसे हम समझेंगे कि दो बॉडी के बीच में अट्रैक्शन है और हर एक दो बॉडी के बीच में अट्रैक्शन है, हर एक दो मासेस के बीच में अट्रैक्शन है, चाहे वो बहुत दूर हो चाहे बहुत नज़दीक हो, ठीक है। तो ये दैट इज़ द स्टेटमेंट गिवन बाय द न्यूटन। तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया। मीन्स सभी जगह ये वैलिड है, सभी के लिए वैलिड है। फॉर स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power minus 15 they are also the gravitational force act to that of the massive bodies of any masses for like planets, sun, stars and galaxies, everywhere this gravitation act. So that is why it is termed as the universal law of gravitation. तो अब यहाँ पे हम इसको समझने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ देखो, मान लिए हमने दो मास यहाँ बनाया हुआ है, एक मास है बड़ा वाला कैपिटल M एंड अनदर मास इज द स्मॉल m। ना इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज वी कंसिडर एज द डिस्टेंस ऑफ द d बिटवीन द टू मास m1 m एंड m, कैपिटल M एंड स्मॉल m, ठीक है। तो ऐसे में अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, जो आपने स्टेटमेंट देखा या स्टेटमेंट अभी लिखे हो कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अनदर ऑब्जेक्ट विथ ए फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट आपने ऊपर लिखा है दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस कैपिटल M एंड स्मॉल m, एंड दिस इज द इक्वेशन और रिलेशन नंबर 1। सो इसी पे फिर आगे बात करें कि दो मास का प्रोडक्ट फोर्स क्या दिख रहा है, और एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, दैट स्टेटमेंट इज ऑल्सो गिवन। तो सेकंड रिलेशन हमारे पास है F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड दैट बिकम द इक्वेशन रिलेशन नंबर 2। नाउ कंबाइनिंग बोथ 1 and 2, तो ऐसे में बाय कंबाइनिंग दैट इज the force F that is directly proportional to m capital small m by the d square। और प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज किए वेयर द F, और इसको हम लिख सकते हैं F दैट इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m बाय d स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। नाउ G is what, that is the universal gravitational constant, और इसको हम लिख सकते हैं where G is the constant of proportionality called universal gravitational constant। और इसका वैल्यू कितना हो गया, अब G अगर हमको यहाँ से कंसीडर करना है तो हम यहाँ लिख सकते हैं G दैट इज इक्वल टू फोर्स के साथ आ गया फोर्स इंटू d स्क्वायर बाय कैपिटल M इंटू स्मॉल m, एंड दैट बिकम द रिलेशन नंबर 4। G का वैल्यू क्या होता है, G क्या है, दैट इज द, अभी आपने लिखा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ द G विल एक्ट फॉर एवरी टू बॉडीज, दो बॉडी के बीच में ये कांस्टेंट सभी जगह एक्ट कर रहा है, एंड दैट इज वाई इट इज टर्म्ड एज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो अब इसका वैल्यू ले रहे हैं, दैट इज द वैल्यू ऑफ द G, या कह सकते हैं वैल्यू of the G that is the universal constant is equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square। और ऐसा करो, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं that unit is the, यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो ये आप G का वैल्यू है। अब इसके हिसाब से हम G को या फोर्स को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट फोर्स
from the equation number 3, F may be written as 6.673, that is the relation, into 10 to the power minus 11, m capital M small m by distance square, and that is the distance square. This will become the equation number 5. ये equation 5 हो गया. तो हम g का वैल्यू रखेंगे, that is the constant, and constant acting for every two bodies whatever be with their masses, उसका मास कुछ भी हो, ठीक है, ये हर एक जगह एक्ट करता है, एंड दैट इज वाई इट इज टर्म्ड एज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. नाउ अब यहाँ से g का वैल्यू, अगर हम मास को m इज एंड स्मॉल m बोथ द masses of the same value and the distance if we consider of 1 meter and that is the unit again, on that case the g will be represented as the force के बराबर आएगा. तो हम कंसिडर करते हैं if capital M is equal to small m is equal to 1 kg and distance is equal to 1 meter. डिस्टेंस बिटवीन द टू मास क्या आपने कंसिडर किया, 1 मीटर कंसिडर कर रहे हैं. तो ऐसे में g का वैल्यू कितना आ गया, देन g इज इक्वल टू फोर्स. तो हम कह सकते हैं कि g इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स ऑफ, कहाँ कितने के बराबर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मास कितना है, 1 kg each separated by a distance of 1 meter, that will become the 1 kg मास का अगर 2 मास आप कंसिडर करते हैं वो 1 मीटर की दूरी पे है, तो ऐसे में g का वैल्यू किसके बराबर होगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर होगा, एंड दैट इज द रिलेशन. और ये पूछा जाता है दैट, अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं g दैट इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, लिख सकते हैं g क्या है, यहाँ लिख दे रहे हैं यूनिवर्सल, या ऐसा करो यहाँ पे कांस्टेंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g is numerically equal to the force of attraction of mass 1 kg each separated by a distance 1 meter apart. डिस्टेंस 1 मीटर सेपरेट किया हुआ है. तो ये हम क्या देख रहे हैं कि अगर 1 मास का दोनों बॉडी है 1 kg मास का और 1 मीटर की दूरी पे है, तो g का वैल्यू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के बराबर है. नाउ सबसे पहले इस g के बारे में किसने बताया, तो हेनरी कैवेंडिश ने बताया कि इन द ईयर ऑफ, उनका जो स्टडी पीरियड था दैट इज द 1731 टू 1810, इन बिटवीन ही हैज़ गिवन द वैल्यू ऑफ द g बाय यूजिंग द सेंसिटिव बैलेंस को कंसिडर करके उन्होंने बताया. ठीक है, मतलब न्यूटन के ऑब्जर्वेशन के ऑलमोस्ट 100 ईयर्स के बाद यहाँ पर कैवेंडिश ने g का वैल्यू कैलकुलेट किया, विच इज यूनिवर्सल, विच इज कांस्टेंट बाय द अमाउंट ऑफ 6.67 into 10 to the power minus 11. और तो ये बात हमको यहाँ मिल रहा है, इसको भी हम नोट में लिख देते हैं. नोट दैट इज द वैल्यू ऑफ g was found out by Henry Cavendish in the year of 1731 to 1810 by using sensitive
सेंसिटिव बैलेंस, और इसको बैलेंस, इस सेंसिटिव बैलेंस के मदद से, हेल्प से उन्होंने इसका वैल्यू कैलकुलेट किया, जी का वैल्यू कैलकुलेट किया, दैट इज द 6.67 इंटू 10⁻11, और तब जा करके ये लॉ पूरी तौर पे एक्ट किया, जो सभी जगह वैलिड है। तो हम लोग जाने यहाँ पर कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि every two body attract every another two body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Now what conclusion act here, क्या क्या बात हम जाने, या इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द नेचर, ठीक है, इसको हम लोग जानेंगे क्या क्या है। तो आप पहले देख रहे हो कि ये दो बॉडी के बीच में एक्ट करता है और सभी दो बॉडी के बीच में एक्ट करता है। दूसरा बात, यहाँ पर ये सेंटर ऑफ मीन्स, कहने का मतलब दो बॉडी के सेंटर से लाइन जो मिलाते हैं और उस सेंटर के बीच में एक्ट करता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज द सेंट्रल फोर्स। इसको क्या कहते हैं? सेंट्रल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आर सेंट्रल फोर्स। तीसरा बात हम क्या जान रहे हैं कि ये इस पे इंटरवेनिंग मीडियम का कोई डिफरेंस नहीं होता है, मीन्स एक सभी जगह एक्ट करता है, व्हाट एवर द मीडियम में भी। एक बात और कि अगर दो बॉडी के बीच में जितना फोर्स एक्ट कर रहा है, कई मासेस और आ जाए, उससे उनके बीच के फोर्स में कोई अंतर नहीं होगा। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। और इसके बाद क्या हम जाने कि ये जो मास का में बीच में, दो मास के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा है, इट इज़ वेरी मीन्स, कह सकते हैं कि लॉन्ग रेंज का फोर्स है, मतलब मीन्स बहुत दूर के मासेस के बीच में और बहुत हैवी मासेस के बीच में भी एक्ट करता है, साथ साथ बहुत छोटे मासेस के बीच में भी एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अबाउट द न्यूक्लियॉन्स, बट the value of the G, by the value of the gravitational force is almost negligible for the nucleus particles, but it is very much important regarding the heavy mass bodies. ठीक है, तो ये सभी पॉइंट जो हमने अभी बताया आपको, ये सभी क्या हो जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो सारे पॉइंट्स को लिख दे रहे हैं यहाँ पे। पहला पॉइंट है कि ये फोर्स, जितना फोर्स ये एक मास दूसरे बॉडी को खींचता है, उतने ही फोर्स दूसरा भी एक्ट करता है। ये ध्यान में रखो कि अगर ये फोर्स यहाँ पर लग रहा है F ऑन द मास, अब इसको हम ऐसे समझते हैं, देखो इसको हमने 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, 2 मासेस है, तो फोर्स ऑन द 2 मास ड्यू टू द 1 that is equal by the amount the force on the second mass due to the, या first mass due to the, यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट मास ड्यू टू द सेकेंड। ये दोनों फोर्स क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है, मीन्स इट ऑलवेज एक्ट इन पेयर। ये फोर्स, जितना एक बॉडी दूसरे को खींच रहा है, उतनी ही दूसरा बॉडी भी सेम अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टिंग ऑन द प्रीवियस वन, उतने ही फोर्स से वो भी उसको खींच रहा है। दोनों फोर्स हमेशा अपोजिट एक्ट करेगा और पेयर में एक्ट करेगा। कहने का मतलब, अगर कोई बॉडी ग्रेविटी अर्थ की ओर जा रहा है, अर्थ से अट्रैक्ट हो रहा है, तो वो भी उतने ही फोर्स से उसको अर्थ को खींच रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि हमको अर्थ मूव करते हुए नहीं दिखता है, क्योंकि अर्थ इज ए ह्यूज मास बॉडी, ठीक है, लेकिन इतना हम समझ सकते हैं कि फोर्स जितना एक बॉडी दूसरे को टानने में लगाता है, दूसरा बॉडी भी पहले को टानने में उतने ही फोर्स लगाता है। अब इसको हम लोग देखेंगे कब? जब हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कूलम फोर्स, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स को देखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में। पहला कैरेक्टरिस्टिक है, इट फॉर्म्स एन एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। इट फॉर्म एन एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, दोनों साथ साथ एक्ट करता है। जैसे अभी हमने कहा, चलो यहां पे देखते और समझते भी जाते हैं, एक एक करके बात को फॉलो अप कर रहे हैं। यहां देखो, हमने कहा हमने यहां पे कंसिडर किया, सपोज करो कि दैट
द टू फोर्स, अब ये फोर्स जितना F1 2 एक्ट कर रहा है, दैट ऑल्सो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स 2 1। दो मास बॉडी के बीच में दोनों फोर्स एक्ट करेगा और दोनों, एक एक्शन हो गया दूसरा रिएक्शन होगा, एंड इट ऑलवेज एक्ट इन पेयर, ये हमेशा पेयर में एक्ट करेगा। ठीक है, और इस बात को ध्यान में रखना है कि दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब दूसरा बारे में बात कर रहे हैं, सेकंड के बारे में। सेकंड क्या है? इफ या कह सकते इफ नहीं, सेकंड हमने कहा कि दैट सेंट्रल फोर्स, इट इज ए सेंट्रल फोर्स। दो मास बॉडी है और दोनों मास बॉडी के बीच से ये एक्ट कर रहा है, उसके सेंटर से एक्ट कर रहा है। यहां भी सेंटर आपने लिया, यहां भी सेंटर लिया, सो इट इज द फोर्स दैट नोन एज द सेंट्रल फोर्स। दो मास के सेंटर से, यहां ओ और ओ डैश कंसीडर करते हैं, दैट इज द सेंटर। तो दोनों मास के सेंटर से एक्ट करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सेंट्रल फोर्स कहते हैं। सो इट इज ए सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स है। और थर्ड बात हम क्या कहें? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम। कहने का मतलब, इसको कहीं भी रख दो, किसी भी मीडियम में रखो, फोर्स का मात्रा जितना एक दूसरे को लगा रहा है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। सो ये भी बात अब तीसरा में लिखें, दैट इज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ द इंटरवेनिंग मीडियम कैसा भी लो, दो मास के बीच में जितना फोर्स है वो हमेशा एक्ट करेगा। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। अभी चौथा हमने कहा था कि नंबर ऑफ मासेस अगर यहाँ पे प्रेजेंट है, कई मासेस है मान लो, दैट इज द m, स्मॉल m एंड m डैश, m डबल डैश, सपोज करो, या 1 2 3 कुछ भी लिखते हैं, m1 m2, इन दोनों के बीच में जितना फोर्स एक्ट कर रहा है वो हमेशा एक्ट करेगा। इनके प्रेजेंस से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इनके बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा वो इस बात दो के बीच से प्रेजेंस से कोई लेना देना नहीं है। इनके बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा वो इन दोनों से कोई मतलब नहीं रखेगा। दैट इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। इट इज ऑलवेज एक्ट बिटवीन द टू मासेज and the presence of other mass does not affect anything to the force। इस दोनों के बीच का जो फोर्स एक्ट कर रहा है उस पर कोई भी असर नहीं दिखाएगा। तो ये हो गया मेरा फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज द इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द presence of अदर बॉडीज बोलो या मासेस बोल दो, अदर मासेस, उससे कोई लेना देना नहीं है। दो के बीच में जितना फोर्स एक्ट कर रहा है वो एनी हाउ एक्ट करेगा। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या बोले अभी, कि ये बहुत हैवी मास के बीच भी एक्ट करता है, छोटे से मास के बीच भी एक्ट करता है, इस टीनी पार्टिकल्स के बीच भी एक्ट करता है, लेकिन ये बहुत ही टीनी पार्टिकल्स के बीच में इसका वैल्यू ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। इसलिए न्यूक्लियस फोर्स के बीच में मीन्स ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है न्यूक्लियॉन्स के बीच में या न्यूक्लियस पार्टिकल के बीच में। तो हम कह सकते हैं पांचवा नंबर में, फिफ्थ पॉइंट, दैट इट बिकम एप्रिशिएबल इन केस ऑफ द हैवी मासेस, but it is almost negligible in case of the very small masses as the order of 10 to the power minus 13 to 10 to the power minus 15, almost negligible। तो इसको भी लिख लो एक प्रॉपर्टी, एक कैरेक्टरिस्टिक में, it becomes appreciable in case of massive bodies like star, planets, and negligible
for the body of masses 10 to the power minus 13 meter to 10 to the power minus 15 meter. masses सॉरी kg कर देते हैं इसको, that is 10 to the power वेरी इसको लिख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, न्यूक्लियॉन्स बॉडीज ऑफ मासेस, नेग्लिजिबल मासेस ऑफ न्यूक्लियॉन्स दैट हैव द वेरी स्मॉल मासेस। तो ऐसे में क्या है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ठीक है। मासेज ऑफ न्यूक्लियॉन्स कह सकते हैं, बहुत ही छोटा छोटा मास जो आप कंसिडर कर रहे हैं उसमें यहाँ पर ये एक्ट ऑलमोस्ट एक्ट करता है, बट ऑफ वेरी स्मॉल वैल्यू, वेरी स्मॉल, वेरी नेग्लिजिबल वैल्यू। तो ये भी बात हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये क्या था, और सबसे बड़ी बात है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट इज द लॉन्ग रेंज फोर्स, ठीक है। तो ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं। फॉर द सिक्स्थ पॉइंट, इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स, लॉन्ग रेंज फोर्स है। नाउ अब एक चीज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब मान लो, सपोज करो, अब यहाँ से आपने फार्मूला निकाला, ये फार्मूला आप लिए, दैट या रिलेशन फोर्स का आप देखें कितना आया फोर्स का रिलेशन। तो ये मान लेते हैं, सपोज करो दैट रिलेशन फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स का आपने कंसीडर किया G, दैट इज कैपिटल M स्मॉल m बाय द डिस्टेंस का स्क्वायर। समटाइम इट इज मे बी रिटन एज G m1 m2 बाई r स्क्वायर, ऑल द सेम। अगर यहाँ पर हम अर्थ को कंसिडर करते हैं तो रेडियस ऑफ द अर्थ भी लेंगे डिस्टेंस को के रूप में फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टू मास बॉडी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस ही है, रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है ना। एक प्रश्न अगर हम कंसिडर करें, इसी को सॉल्व करने के लिए मान लो सपोज एक प्रश्न हम देते हैं, दैट इज द मास ऑफ द अर्थ इज, मास ऑफ द अर्थ जो आप कंसिडर कर रहे हैं दैट इज ऑफ द 6 × 10 to the power, यहाँ क्वेश्चन है द मास ऑफ द अर्थ is 6 × 10 to the power 24 kg and that the mass of the moon is 10 to the power 7.4 × 10 to the power, यहाँ पे लिख देंगे 10 to the power 22 kg, and the distance between and the distance between the center of the mass of the earth and the moon is 3.84 × 10 to the power 8 कंसिडर कर रहे हैं, 10 to the power 8 मीटर, ठीक है। इतना डिस्टेंस है। कैलकुलेट द फोर्स बाय द अर्थ ऑन द मून, ये एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, जो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या है, द मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10 to the power 24 kg and that of the moon is 7.4 × 10 to the power 22 kg and the distance between the earth and the moon is 3.84 × 10 to the power 8 meter. कैलकुलेट द फोर्स बाय द अर्थ ऑन द मून। अब ये फोर्स हमको कैलकुलेट करना है कि तो फोर्स कितना है, ये तो हमारा जनरल फार्मूला हो गया। क्या क्या गिवेंस दिया हुआ है, अब इसको मान लो हम यहाँ पर देख रहे हैं। सपोज करो कि अब गिवेंस में क्या क्या दिया हुआ है, तो मास ऑफ द अर्थ दिया हुआ है। कितना है मास ऑफ द अर्थ, 6 × 10 to the power दैट इज द 24 kg। मास ऑफ द मून दे दिया है, मास ऑफ द मून कितना है, दैट इज 7.4 × 10 to the power 22 kg। और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस d इज इक्वल टू ये दिया हुआ है 3.84 × 10 to the power 8 मीटर।
तो ये तीनों चीज़ हम जान रहे हैं। और जी का वैल्यू अभी आपने लिखा, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जी तो होगा ही, दैट इज 6.67। 3 लेते हैं लेकिन आप 7 तक ही कंसीडर करो, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक कंसीडर कर रहे हैं, इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब जब ये वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको फोर्स कितना अर्थ एक मून में लगा रहा है वो हमको मिल जाएगा, दैट फोर्स F इज इक्वल टू, नाउ सब्स्टिट्यूट ऑल दिस। तो ऐसे में जो रिलेशन हमारे पास आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए कितना वैल्यू हो जाएगा, तो फोर्स F इज इक्वल टू, सारा वैल्यू रख दो, तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 इंटू 7.4 इंटू 10⁻22, दिस बाय नीचे कितना हो गया, तो आप डिस्टेंस ले लिए 3.84 इंटू 10⁸, दैट इज मीटर स्क्वायर कर सकते। और टोटल फोर्स है तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 24 है, यहाँ 22 है, 46 ऑर्डर हो गया, में 11 चला गया, तो ये आपका कितना हो गया 35। और इसको ऊपर से भी ले कैलकुलेट करेंगे। सो F इज इक्वल टू, सारे ऑर्डर को अगर हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 6.67 इंटू 6 इंटू 7.4 इंटू 10⁻35, दैट इज द ऑर्डर ऊपर की और न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में कितना हो गया, 8 16 हो गया, और 16 को हम ऊपर ले गए तो इंटू 10⁻⁻16 कर देंगे, और ये कितना हो गया 3.84 इंटू 3.84। नाउ कैलकुलेट, दैट मच इज द न्यूटन, और ये फोर्स हो गया न्यूटन। तो कैलकुलेट कीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट दैट फोर्स इज इक्वल टू, कितना फोर्स निकला, सो F इज इक्वल टू 2.01 इंटू 10⁻, दैट इज द 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन। जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो यू विल गेट द 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन। तो ये सॉल्व करके हम लोग जाने कि जितना फोर्स, और एक बात, जितना फोर्स अर्थ मून पे लगा रहा है इतना सेम फोर्स मून भी अर्थ पे एक्ट कर रहा है, दोनों बॉडी एक दूसरे को करता है, तभी आपने लिखा एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। तो अभी हम लोग ग्रेविटेशन को अंडरस्टैंड किए, समझे बिटवीन द टू मास बॉडी, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल गो थ्रू द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये और उससे भी 2 पॉइंट हम लोग निकालेंगे, जानेंगे, ठीक है। फॉर दैट गुड लक टू ऑल ऑफ यू।